जय हिंद दोस्तों हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था और आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए सेट नंबर 5 करेंगे। ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो। ठीक है। और जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। चलते हैं। देखो क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हिंदी में क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। देखो श की बात करते हैं कि जो श है ये किस क्रम के बाद आता है ना, यानी किस वर्ण के बाद आता है। देखो अगर बात करते हैं श की, तो इस श के बारे में मैंने कल भी बताया था कि एक ये क्या है, एक ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर के बनता है। और दो वर्ण जो हैं वो कौन कौन सा है, क और श। क और श से मिलकर के बना होता है ये। और इसका जो क्रम है वो क के बाद आता है। ठीक है, क के, ये जो क है क के बाद ये इसका क्रम आता है, यानी क के बाद श आता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है कि श जो है ये किसके बाद में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क के बाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति, यानी दो समानार्थी शब्द होंगे और उनके बीच में किसका यूज हम करेंगे। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं हम रातों रात अगर लिख दिया मैंने, ठीक है, या भाग दौड़ लिख दिया, भाग दौड़, तो इन शब्द के बीच में ये जो चिन्हों का प्रयोग किया मैंने, इस चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो चिन्ह होगा इस चिन्ह को ही क्या कहा जाता, इस चिन्ह को कहा जाता योजक चिन्ह। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए चिन्हों का विशेष महत्व होता। ये चिन्ह जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन पर विशेष ध्यान देना और चिन्हों को याद रखना। 10-11 चिन्ह हैं, इनकी पहचान आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग हम इसमें करते हैं। ठीक, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, योजक चिन्ह, दो समानार्थी शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, यानी हिंदी के जो शब्द होते हैं उनमें लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, देखो एक वाक्य में लिख रहा हूँ और वाक्य है, मैंने वाक्य लिखा जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ ये लिखा मैंने, मैं जा रहा हूँ। तो इसमें मैं जा रहा हूँ। ठीक, या अगर मैंने लिखा कि वह जा रही है, वह जा रही है, तो देखो रहा है, रही है, ये क्या है, ये सब क्रिया है, ये सब क्रिया है। और इस क्रिया के आधार पर ही लिंग का पता चल रहा है कि मैं जा रहा हूँ या वह जा रहा है। ये वाक्य अगर हम लिखें वह जा रहा है, तो देखो रहा है, रही है, इससे रहा है से पता चल रहा है कि ये जो है ये क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा। ठीक है, ये शब्द कैसा होगा, पुल्लिंग होगा। और रही है से पता चल रहा है कि ये जो शब्द होगा यानी ये जो है ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी लिंग की जो पहचान की जाती है वो हमेशा याद रखिएगा कि वो क्रिया से पहचान की जाती है। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण किससे किया जाता है, तो क्रिया से किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि लिंग का निर्धारण किस आधार पर, क्रिया के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, यानी वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। देखो विशेषण की बात करते हैं, विशेषण इसमें कितने विशेषण का प्रयोग किया गया है। हालांकि विशेषण के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा। पहले इसमें देखते हैं। देखो वह आदमी, ठीक है, वह आदमी, इसका मतलब देखो आदमी कौन, वह, सार्वनामिक विशेषण। एक तो ये वह जो है ये सार्वनामिक विशेषण होता, एक विशेषण तो ये हो गया। ठीक है, आदमी जो कल आपके घर आया था, तो आपके घर, तो ये आपके जो है ये भी सार्वनामिक विशेषण है, तो ये भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। बहुत बड़ा ठग है, ठीक है, बहुत बड़ा, ये भी क्या है, ये भी विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है ये, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, बहुत बड़ा ठग। ठीक है,
तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आपको याद रखना है इसमें कितने विशेषण है, तो इसमें 3 विशेषण हो गए, वह, आपके और बहुत बड़ा। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। अगर देखो बात करते हैं विशेषण की ठीक है, जो मैंने आपको विशेषण के बारे में बताया। विशेषण कल कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और चारों प्रकार के विशेषणों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक तो होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण। तीसरा हो जाता संख्यावाचक विशेषण। और चौथा हो जाता परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण। तो ये विशेषण के बारे में याद रखना है। विशेषण होता क्या है? तो वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विशेष्य कौन? जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, उसको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक, क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? देखो आपको 2 प्रकार के व्यंजन याद रखना है और जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो पूछे जाते हैं ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है, जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ऊष्मीय व्यंजन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। और एक पूछे जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इन दोनों व्यंजनों को आप याद रखना। ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और कौन कौन से होते हैं ये? श है। ठीक है, श है, ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। ये होता है य, र, ल और व। ठीक है, तो ऊष्मीय व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन आपको याद रखने हैं। उसमें श है और अंतस्थ य, र, ल, व। ठीक, तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऊष्मीय व्यंजन स है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, यानी शत्रु के लिए कौन से पर्यायवाची शब्द है उनको हमें चुनना है। ठीक है, तो देखो रिपु आरी नहीं होता, अरी होता है। तो रिपु अरी दुश्मन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 45। जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। देखो कृतज्ञ तो कहा जाता है किसी का उपकार मानने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। लेकिन याद रखता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, कंफ्यूजन वाला शब्द क्वेश्चन है ये, याद रखना। जो याद रखता हो कृतज्ञ। ठीक है, गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। ठीक है, तो देखो गिरीश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होता है गिरीश। अगर शब्द लिखा हुआ मिले आपको गिरीश, ठीक है, तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश है ना शब्द, गिरीश, ये शब्द है गिरीश। तो देखो ये जो बनता है इसमें गिरी बड़ी ई की मात्रा का साउंड आ रहा है बीच में, मैंने आपको पहचान बताई। और जब बड़ी ई मात्रा आती है तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है इसमें। तो इस शब्द में अगर संधि पूछी जाए तो दीर्घ संधि, और संधि विच्छेद आपसे करवाया जाए तो देखो इसमें बड़ी ई बन रही है, तो छोटी ई यानी गिरी प्लस ईश। ठीक है, यानी छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल करके क्या बना देंगी? बड़ी ई बना देगी। ठीक है, और ये ग्रीश हो जाएगा। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई का साउंड आ गया तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और इसमें गिरी प्लस ईश इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा फिर, गिरी धन ईश, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, अगर, मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह क्या होगा? ठीक है, जैसे कि हम अगर बोलें कि वह पढ़ता बहुत था परंतु फेल हो गया, तो उससे बाद पढ़ता बहुत था, उसके बाद क्या लगाओगे आप? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, और अल्प विराम जो लगता है वो
इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो अल्पविराम इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बन बितान रवि शशि दिया, फल भक सलिल प्रवाह, अवनि सेज पंखा पवन, अब न कछु परवाह, ठीक। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें मतलब किसी भी चीज़ की परवाह नहीं हो रही, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब एक तरीके का शांत माहौल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो शांत माहौल है तो फिर शांत रस इसमें रस होगा, ठीक है। शांत रस इसमें हो जाएगा, ठीक। रस के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। रस के बारे में आप क्या जानते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है शुद्ध शब्द छाटिए। औद्योगिकरण नहीं, औद्योगिक नहीं होता, ये औद्योगिकीकरण होता है, ठीक है। औद्योगिकीकरण, देखो लिख के बताता हूँ मैं औद्योगिकीकरण कैसे लिखा जाता। औद्योगिकीकरण इंपॉर्टेंट शब्द हैं, पूछे जाते। औद्योगिकीकरण इस तरीके से लिखा जाता औद्योगिकीकरण, ठीक है। फिर है मुमूर्षु। मुमूर्षु जो है ये ठीक लिखा हुआ, मुमूर्षु जो है वो इसी तरीके से लिखा जाता, मुमूर्षु इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। याज्ञवल्क, देखो याज्ञवल्क्य लिखा जाता, याज्ञवल्क्य, ठीक है। आधा व और आधा ल, वल्क्य, याज्ञवल्क्य, व आधा ल आधा क और ये याज्ञवल्क्य, ठीक है। और वाल्मीकि जो है वो इस तरीके से लिखा जाता, हमेशा याद रखोगे, ठीक है। वाल्मीकि में बड़ी ई बाद में लगेगी और छोटी ई पहले लगेगी, ठीक है। मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा ये वाल्मीकि, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शुद्ध बताना, तो मुमूर्षु ठीक लिखा हुआ, बाकी ये अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये आगे देखो हमारे गद्यांश, ठीक है। और गद्यांश हम अभी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से 54 तक गद्यांश दिए हुए हैं, तो 54 के बाद 55वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 55वां क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है, निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, यानी निंदा का विलोम बताना, तो किसी की निंदा करना और किसी की स्तुति करना, यानी ऑप्शन बी इसका सही विलोम शब्द होगा निंदा का। 56वां क्वेश्चन है मत गयंद सुमुखी सुंदरी आदि किसके भेद है। देखो ये मत गयंद सुमुखी सुंदरी आदि ये जो है एक छंद पढ़ेंगे अभी हम सवैया, ठीक है। जब हम टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज हिंदी पढ़ रहे होंगे तब हम एक छंद पढ़ेंगे सवैया छंद, ठीक है। तो सवैया छंद के ही ये सब क्या है प्रकार हैं, भेद हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है फिलहाल इतना चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो देखो इसमें क्या है, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, और आपको मैंने कई बार बताया जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता। तो यहाँ पर देखो मैं की आवृत्ति है, यहाँ पर से वर्ण की आवृत्ति है, तो इनमें मैं की और से की आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पर आवृत्ति होती है वहीं पर अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें आंसर बी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से विदेशज शब्द कौन सा है। ऊष्ट्र नहीं, ऊष्ट्र जो है ये देशज शब्द है, प्रिय भी देशज है और भक्त भी देशज है, लेकिन अमीर शब्द जो है ये विदेशज शब्द है, और ये किस भाषा का शब्द है, तो हमेशा याद रखोगे आप ये जो अमीर है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अरबी भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट है सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सम उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में आपको मैंने बताया, मूल धातु से पहले जुड़ा हुआ जो शब्दांश होगा उसको उपसर्ग कहेंगे, और मूल धातु से बाद में जुड़े हुए शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। तो सम उपसर्ग बताना, सुगम, तो इसमें तो सु उपसर्ग हो जाएगा, सुमन इसमें भी सु हो जाएगा, सम प्लस गम इसको लिखा जाएगा, संगम को सम प्लस गम लिखा जाएगा, इसलिए इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा, तो इसलिए संगम इसका सही आंसर हो जाएगा। सज्जन में क्या होगा, सज्जन में उपसर्ग मिलेगा सत, क्योंकि सत प्लस जन इसको सज्जन को लिखा जाएगा, तो अगर सज्जन में उपसर्ग पूछा जाए तो सत होगा, ठीक है। वाला इसमें ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। लोहा मानना इसका मतलब है प्रभाव स्वीकार करना, ठीक है, हमेशा याद रखोगे प्रभाव स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि, देखो पहली बात तो तेनालीराम ने कहीं सुना था कि, तो ये की गलत है, कि इस तरीके से नहीं, की खिंच के बोलेगा, की
एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला जो कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर, ये इसमें अशुद्ध हो जाएगा, त्रुटि इसमें हो जाएगी। ठीक है, कि एक दुष्ट आदमी साधु, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौमासा। चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है? चौमासा में समास बताना है। देखो समास के बारे में अगर बात करते, समास के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद आपको बताया था समास क्या होते हैं, समास। ठीक है, समास के बारे में जिक्र किया था। समास पहली बात तो कितने प्रकार के होते हैं, तो समास आपको हमेशा याद रखोगे 6 भेद होते हैं समास के। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? एक तो होता तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट टाइप है इसका द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, और लास्ट बचता बहुव्रीहि समास। ठीक है, अच्छा इसमें देखो ये तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन समास में उत्तर पद प्रधान होता है। हमेशा याद रखना, सवाल कई बार ये इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इस तरीके का भी सवाल बनता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। देखो पूर्व और उत्तर का मतलब है, पूर्व का मतलब है पहला पद और उत्तर का मतलब है बाद का पद। ठीक है, याद रखना हमेशा। बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, और इसमें द्विगु में एक पहचान और है, द्विगु समास का जो भी उदाहरण होगा, जो शब्द भी द्विगु का उदाहरण होगा, उसमें क्या होगा, वो कैसा होगा, वो शब्द संख्यावाची होगा। ठीक, वो शब्द संख्यावाची होगा, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया चौमासा। ठीक है, चौमासा, और चौमासा का अगर आप सामासिक विग्रह करो, समास विग्रह करो, इसका मतलब निकलता है 4 मासों। मासों का मतलब हो जाएगा महीना या माह, 4 मासों का समाहार। ठीक, 4 मासों का समाहार। तो देखो इसमें चौमासा यानी 4, और यही क्या है, यही आ जाता हमारा संख्यावाची शब्द। और जब संख्यावाची शब्द आ जाता तो जहाँ पर भी संख्यावाची शब्द आए वो किस प्रकार का समास हो जाएगा, वो द्विगु समास उसमें होगा। ठीक है, तो इसमें यानी ये जो हमारा क्वेश्चन था चौमासा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास हमारा होगा। ठीक है, तो चलते देखो क्वेश्चन पर, इसमें क्या पूछा गया था, चौमासा में पूछा गया था समास, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। कड़वाहट शब्द में देखो कड़वाहट, कड़वाहट, तो कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसमें प्रत्यय मैंने बताया क्या होता है, किसी भी धातु शब्द के बाद जुड़ा हुआ जो शब्दांश है उसको बोलते प्रत्यय। ठीक है, तो कड़वाहट, आहट, आहट हो जाएगा इसमें प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वधू उत्सव के लिए सही संधि विच्छेद को बताइए। देखो वधू उत्सव में वधू, वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव। ठीक है, वधू धन उत्सव, वधू उत्सव, बड़ा ऊ बनेगा वधू में, वधू धन उत्सव। तो देखो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही बना देंगे, यानी ये दीर्घ संधि का तो उदाहरण होगा, और वधू प्लस उत्सव यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस रस में प्राय किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन हो। देखो असाधारण यानी जो अद्भुत हो अपने आप में। ठीक है, तो इसमें सीधा आपको क्लियर है क्वेश्चन पढ़ के ही कि असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन अगर होगा किसमें तो वो क्या होगा, अद्भुत में होगा। ठीक है, तो अद्भुत रस का इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में अशुद्ध अंश को छांटना है, मतलब त्रुटि न होने पर विकल्प डी। इसमें त्रुटि बतानी है कहाँ पर है। समय का सदुपयोग द्वारा, नहीं समय का नहीं, समय के सदुपयोग द्वारा,
तो ये ऑप्शन ए में ही हो जाएगी, ये तो त्रुटि, ठीक है। समय का सदुपयोग नहीं, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ के जो है वो अच्छा लगेगा, अच्छा होगा, ठीक है। ये का जो है ये ठीक नहीं बैठ रहा है, फिक्स नहीं बैठ रहा है, इसमें त्रुटि है, ठीक। यानी ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ठीक है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब किसी दूसरे कार्य से आए थे और उसको छोड़ करके किसी दूसरे कार्य में हम लग गए, इसका ये मतलब होता है। देखते हो ऑप्शन क्या है। साधुओं को संगति छोड़ देना, नहीं। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है। जिस कार्य के लिए हम आए थे उसको छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यही इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो। देखो जो वर्ण या जिसमें मात्रा दर्शाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, यानी मात्राएं जो हैं हम किस में दर्शाते हैं, छंद में दर्शाते, गुण में, अलंकार में, रस में। गुण तो कुछ चीज़ ही नहीं होती, तो छंद में हम मात्राएं दर्शाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ये क्या है, देखो जब कृष्ण भगवान जो है चंद्रमा को देखते हैं और अपनी माता जी से ये मतलब एक तरीके से हट लगाते कि मुझे तो चंद्र खिलौना, यानी चंद्रमा जो ये है चंद्रमा, तो चंद्रमा रूपी खिलौना ही मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का ये अपना आग्रह करते हैं माता जी से, यानी जो कृष्ण भगवान है ये चंद्रमा को ही खिलौना मान लेते। तो जब उपमेय को उपमान मान लिया जाता तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता, जब उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को क्या कहा जाता है। किसी के प्रति शत्रुता या घृणा आ जाती तो उसको द्वेष कहा जाता, हमेशा याद रखना, बहुत बार सवाल ये पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ठीक है। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, वाक्य है। देखो बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, सिंपल है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी बीच में शब्द जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, कुछ नहीं जोड़ा गया इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, यानी कर्तवाच्य किसमें है वो बताना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नहीं। देखो आपके द्वारा मालूम हुआ, नहीं, ये तो कर्मवाच्य हो जाएगा। नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी हुई, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, कर्तवाच्य जो है वाक्य ये हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, ठीक, 73। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर थी, ठीक। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द के से रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। यानी सीधे सीधे अनुरक्ति का क्या बता देना हमें, अनुरक्ति का विलोम बताना है। तो आपको हमेशा याद रखना है अनुरक्ति का जो विलोम होता है वो होता विरक्ति, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोध रिक्ति ग्लानि विरक्ति, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। फिर है 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक। समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाएगा। अंशु है माला जिसकी, ठीक है। यानी देखो ये जो है एक समास है, ठीक, और समास विग्रह करके दिया है। पहली बात तो अंशु है माला जिसकी, तो इसका मतलब क्या निकलता है, देखो अंशु बोलते किरण को, ठीक है। अंशु किसको कहा जाता, किरण को कहा जाता, ठीक। और किरण जो होता यानी जिसकी माला किरण है, तो किसकी ओर इशारा कर रहा है, किस तीसरे शब्द की ओर इशारा करेगा ये, तो ये सूर्य की ओर इशारा करेगा, ठीक। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, आपको ये बात तो कमेंट बॉक्स में बतानी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यानी वह समास कौन सा कहलाता है जो शब्द मिलकर के तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, उस समास को क्या कहा जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, 75 है, और जो कि लास्ट सवाल है आज के मॉक टेस्ट का। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। देखो जो देखते हो तो कम से कम वो तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र में कौन सा विशेषण है। देखो कुशाग्र, कुशाग्र क्या है, देखो मतलब परिश्रमी विद्यार्थी, कुशाग्र विद्यार्थी, कुशल विद्यार्थी, ठीक है, होनहार विद्यार्थी, ये सब क्या है विद्यार्थी के, ये सब गुण होते हैं। तो ये शब्द क्या बताते हैं, विद्यार्थी के गुणों को बताते हैं, इसलिए इसमें कुशाग्र क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही थे, प्रैक्टिस सेट आज हमारा इतना ही था, ठीक है। क्वेश्चन सारे कर लिए हैं प्रैक्टिस सेट के, तो प्लीज़ टाइप करके बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन ठीक लगे होंगे। आज
कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें ज़्यादा कुछ डिटेल देने के लिए था नहीं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनसे रिलेटेड या जिस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट में डिटेल आपको दे दी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक में, ठीक है, कल को। ओके, धन्यवाद।